So, hey, welcome to all. This is Devendra Dubey, and again, you are welcome to ADS Eduverse. And today's topic is Dust of Snow, written by Robert Frost, and the first poem of class 10 English language literature. And today we are going to discuss about the poem. So, dear students, आज हम बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पोम है, जो कि हमें समझना है और पढ़ना है, जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या है और हम इसमें क्या सीखेंगे और हम इसके बारे में क्या चर्चा करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस and what are the points which we'll discuss. So first point we are going to discuss about this, that is about the author. Second point, theme. थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि एनालिटिकल समरी किसे कहते हैं, व्हाट इज एनालिटिकल समरी. सो इन थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट what is analytical summary, right? Now, if I talk to you settings, so settings is a term which is very important for both prose as well as for poem, right? It shows location. So we'll discuss about it also. Point of view of the poet, of the writer. When you complete any chapter, you should definitely know that what is the point of view of the writer, कि भाई राइटर का या पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये हमें जानना चाहिए. और फिर हम डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में. इसके बाद जो भी टर्म्स बचेगा, जैसे कि हमें जानना है आने वाले क्वेश्चंस के बारे में, इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन से आ गया और इन्हें लिखा कैसे जाता है, ड्राफ्ट कैसे करना चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्राफ्ट कैसे करना चाहिए, ड्राफ्ट कैसे करें और ड्राफ्ट करने का तरीका क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे. तो चलिए अब बात करते हैं आगे. अब हम लोग देखते हैं कि भाई थीम क्या है चैप्टर का. तो चैप्टर का थीम है और डेफिनेशन क्यों दिया गया है, पर्पस क्या है. डेफिनेशन का पर्पस क्या है कि अगर आप कोई भी पोम पढ़े तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि थीम होता क्या है, थीम किसे कहते हैं. यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि थीम क्या है. आप लोग समझेंगे कि थीम क्या है. थीम, द थीम इज द सेंट्रल आइडिया, मैसेज और मोरल दैट द ऑथर वांट्स टू कन्वे थ्रू अ लिटरेरी वर्क, राइट. Mr. Robert Frost has written this poem, but what is his motto of writing, why he has written this, right? What he wants to say, he wants to say that भाई dust of snow है, स्मॉल मोमेंट्स कैन चेंज लाइफ, राइट. डस्ट ऑफ स्नो में एक छोटी सी घटना घटती है जिसमें कि भाई पोएट के ऊपर एक छोटा सा बर्फ का पार्टिकल गिरता है और वो पोएट के मूड को चेंज कर देता है. वन, all the things, if you talk about Fahrenheit what he talks about, human emotions can destroy the world. ये मैंने इंक्लूड किया था कि आप पढ़ते होंगे तो समझेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. और द रोड नॉट अगेन, इंपॉर्टेंस ऑफ चॉइसेस. तो तीनों ही पोम में तीन तीन थीम्स है. हालांकि हमें आज हाईलाइट किसको करना है, हाईलाइट करना है स्मॉल मोमेंट्स कैन चेंज लाइफ. हाउ, समटाइम्स यू आर वेरी सैड, कभी कभी बहुत दुखी होते हैं और अचानक कुछ ऐसी घटना घटती है कि हम खुश हो जाते हैं, हमारी परेशानी दूर हो जाती है और हमें अच्छा लगता है. तो ये क्या है, दिस इज व्हाट डस्ट ऑफ स्नो, दिस इज व्हाट स्मॉल मोमेंट्स which happened in the life of the poet. Anyways, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. भाई क्या है इसका शॉर्ट समरी क्या है. So let's understand. In the poem Dust of Snow, Robert Frost says that there is a hemlock tree and accidentally a crow comes from anywhere. It's winter day. He sits on that tree, and what happened then? At the time when he was standing under that tree,
He was very unhappy, very gloomy, very sad. But suddenly, due to coming of the crow, he shakes his body and a dust of snow comes on the poet and his mind gets changed suddenly. He suddenly realized that he had wasted his time in regretting. भाई पोएट को लगता है कि मैंने रिग्रेट कर दिया, मैंने टाइम को वेस्ट कर दिया, टाइम को रिग्रेट कर दिया। जबकि समझने वाली बात है, पोएट का माइंड चेंज होता है स्टूडेंट्स। कब चेंज होता है? चेंज तब होता है जब पोएट को लगता है कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों टाइम वेस्ट कर दिया? क्योंकि हमने पास्ट के बारे में सोचा, जो मेरे साथ घटना घटी उसके बारे में सोची और सोच करके प्रेजेंट को वेस्ट कर दिया। सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर प्रेजेंट इन थिंकिंग अबाउट पास्ट। रिमेंबर, it is a very strong message given by the poet. So in order to change our present, it is very important to think about the good situation. Bad times will be coming, will come and comes. So the poet gives a strong message about it. जबकि वो एक पॉइजनस ट्री के अंदर खड़े होते हैं, ध्यान देखिए, इट्स अ टाइप ऑफ हेमलॉक ट्री। I'll tell you what is hemlock tree एंड इसका नाम कैसे पड़ा हेमलॉक ट्री का, इसके बारे में बात करेंगे अगले स्लाइड्स में। तो आयरनिकली निगेटिव फैक्टर होने के बावजूद भी पोएट के माइंड में एक बदलाव आया। हेमलॉक ट्री का होने के बावजूद भी पोएट के माइंड में एक चेंज आया। रॉबर्ट फर्स्ट का माइंड चेंज हुआ। वाई? बिकॉज ही कनेक्ट्स इट टू द नेचर। It's lightening the mind of the poet, right? And the poet gets changed. His mind transforms. So यही हमें इस पोम में पढ़ना है, right? अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले स्टेप चलेंगे हम लोग। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन का। लेट मी टॉक टू यू अबाउट द एक्सप्लेनेशन। What is the situation? The situation is very clear, students, that see, the dust of snow from a hemlock tree. So before going ahead, we have to think dust of snow, that we know very well. But we will discuss about hemlock tree. What is hemlock tree? और ये symbolize क्या करता है? So in the stanza first, the poet is talking, poet बात करते हैं hemlock tree के बारे में, tree tops के बारे में, dust of snow के बारे में, जहां पर बहुत सारे बर्फ के छोटे छोटे डस्ट पड़े हुए। पत्ता पड़े के ध्यान से, यू कैन सी the dust on the leaves of the tree. The poet was walking, standing, can say he was thinking something. And ये कहाँ की बात है स्टूडेंट्स? ये बात है नॉर्थ अमेरिकन कॉनिफर की, जिसको जाना जाता है क्या? हेमलॉक ट्री के नाम से। अच्छा, दूसरी बात कि इसका नाम कैसे पड़ा हेमलॉक, तो आपको समझना चाहिए कि हेमलॉक ट्री का नाम हेमलॉक ट्री कैसे पड़ा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो वी शुड नो। सी, यूरोप में एक प्लांट है जो पॉइजनस है, और उसी के बेस पर, उसकी स्मेल के बेस पर इस ट्री का नाम पड़ गया हेमलॉक ट्री। सो हेमलॉक ट्री, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेम, द ट्री वॉज नॉट एसोसिएटेड विद दिस। Yes, it was symbolizing, the tree symbolizes what? Death. The tree symbolizes death. The tree symbolizes bad omens. Bad omens का मतलब क्या हुआ? अब देखेंगे कि जैसे आप बाहर गए, बेली रास्ता काट दिया, तो क्या बोलेंगे कि आज का दिन ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो बैड ओमेंस कहा जाता है इसे। और हेमलॉक ट्री भी किसको दिखाता है? बैड ओमेंस को। क्रो किसको दिखाता है? टॉक्सिसिटी को, डेंजर को, सौरों को, तकलीफ को।
तो इसमें ट्विस्ट क्या है? इसमें ट्विस्ट ये है कि फ्रॉस्ट इंटेंशनली इसे यूज करते हैं, टिपिकली inauspicious symbols to show that even dark or gloomy things in nature can bring unexpected joy and renewal. पोएट एक ऐसे ट्री के अंडर में खड़े हैं जो कि पॉइजनस है, फिर भी पोएट का माइंड चेंज हो जाता है। ये शो करता है, यस, इट इज इजी, इट इज नेचुरल, इट इज ट्रूथ दैट थिंग्स कैन बी चेंज्ड एंड these are chilled, right? So now let's talk about it. Let's talk about it. We'll go next on. Next, he says that the dust of snow from hemlock tree, I covered it. Now, the way a crow shook down on me. Why the poet was standing under the tree? The question is there. कि भाई पोएट उसके नीचे खड़े क्यों थे? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर हम लोगों को जरूर पता होना चाहिए। सो पोएट वॉज डिप्रेस्ड, ही वॉज वेरी सैड, दुखी थे वो। द पोएट वॉज गोइंग थ्रू अ बैड डे, राइट, फीलिंग ग्लूमी, होपलेस, और वो किसी सोच में खोए हुए थे। अनप्लैन्ड इंसिडेंट होता है। क्या होता है भाई? हेमलॉक ट्री पर एक क्रो आता है और बैठ जाता है, और उसके मूवमेंट से एक छोटा सा पार्टिकल पोएट पर गिरता है, और पोएट का मूड फिर चेंज हो जाता है। पोएट कहते हैं कि भाई इट गिव मी अ लॉट चेंज्ड इन मी, कहते हैं कि हार्ट, माई हार्ट चेंज, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूड। क्या बोलते हैं कि भाई उनका हार्ट यानी कि इमोशंस, फीलिंग्स, डिनर डिस्पोजिशन सब चेंज। मूड की बात करते हैं, मूड क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीकर्स इमोशनल स्टेट और माइंडसेट। दैट मीन्स his emotion gets changed, his emotional states gets changed। दस रूइड का मीनिंग क्या है? क्या सिंबलाइज करेगा यहां पर? रिग्रेशन, चीजों को बार बार सोचना जो हमें तकलीफ देता, किस चीज के बारे में दुखी होकर सोचना, ये रूड है, और उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना। सेव्ड मीन्स इंडिकेट्स व्हाट? अ पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट, कि भाई पोएट ने अपने आप को चेंज किया, पोएट अपने पॉजिटिव पार्ट को गेन किए, एंड पोएट बिकम वेरी हैप्पी। यू सी द पोएट इज वेरी हैप्पी। सो द कोर थीम्स कीवर्ड्स इसका क्या है? रिग्रेट रिप्रेजेंट करता है रूड को, सॉरो को। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या हुआ? क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ मूड। एंड होप और रिडेम्पशन को क्या बोलेंगे? क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट। इस बहुत ही छोटा सा पोम है ये। इस पोम को पोएट ने सिंपली क्या बताया? इस पोम में पोएट ने बताया कि देखिए, डस्ट ऑफ स्नो एक छोटा सा ब्यूटीफुल पोम है। कैसे इसको लिखेंगे? जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, और इस पोम के थ्रू पोएट ने बताया कि छोटे से छोटे मोमेंट भी बड़े बदलाव को कर सकते। यू सी कि द पोएट वॉज इन अ sorrowful मूड, the poet was in a sorrowful mood, sitting under a hemlock tree. It was the winter season, and there was snow all around, all around. A crow was sitting on the same tree. The crow suddenly perches on the top of the tree, shakes down the dust of snow on the poet. पार्टिकल गिरता है और पोएट का मूड चेंज हो जाता है। और इस तरह से पोएट बताना चाहते हैं कि देखिए, small incident can change the mind. A small incident can change the thought, feeling.
And in this case, nature plays very important role. So if you come to theme, the theme talks about the same. क्या है theme? Small moments can change life. Right? So now we will talk about, I hope I'm quite clear. I'm trying to give very clear things like about the author, theme, analytical summary are giving very, very small poem it is. Analytical summary include क्या करता है? हम इसको डिस्कस करें एक बार और. एक्सप्लेनेशन में डिस्कशन हुआ कि भाई पोइट कहाँ खड़े थे, क्यों खड़े थे, क्या कर रहे थे और उनमें क्या दिक्कत थी, क्या बदलाव हुआ उनमें. अनप्लान्ड इंसिडेंट से कैसे माइंड चेंज होता है. तो शॉर्ट में समझें कि पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं और पोएट बहुत दुखी है, पोएट बहुत सैड है और पोएट सोच रहे हैं. यू सी द पोएट इज थिंकिंग. लेकिन एक क्रो आता है और उस पेड़ पर बैठ जाता है और पोएट का माइंड चेंज हो जाता है बिकॉज द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम एंड द पोएट बिकम्स हैप्पी. इसे बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है. इसमें आपको समझना होगा इसकी पोएटिक डिवाइसेस, इसके थीम और लिखने का तरीका, ड्राफ्ट करने का तरीका. ये जो सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, मीनिंग दिए हुए हैं, उसको याद रखेंगे, इसको समझेंगे. अब हम बात करेंगे इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में. इसे पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है. तो देखिए फर्स्ट इन पोएटिक डिवाइस इमेजरी. इमेजरी क्या होता है. इमेजरी creates vivid visual and sensory pictures using simple words. जैसे यू सी हेमलॉक ट्री का यूज किया गया, इसमें क्रो का इसमें यूज किया गया, फाइन स्नो का यूज किया गया. तो ये इमेजरी का पार्ट है. नाउ सेकेंड थिंग, द फीलिंग ऑफ फाइन स्नो. सो डस्ट ऑफ स्नो किस पर गिरा, पोएट पर. सो इसे प्लान किया गया. नेक्स्ट पॉइंट एलिट्रेशन. सो एलिट्रेशन में क्या होता है, देयर इज रिपीटेशन ऑफ एच साउंड. एच हैज और हैज. तो जहां पर दो साउंड एक एक ही लेटर मैच किया दो वर्ड में, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एलिट्रेशन. डेफिनेशन ऊपर दिया गया है. द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर. याद रखेंगे. सेकेंड लाइन में क्या है देखिए ध्यान से, सेव्ड सम पार्ट. एस फॉर सेव्ड और एस से फिर सम, यानी कि एस और एस वगैरह क्या बन गया, एलिट्रेशन बन गया. आगे बढ़ते हैं हम लोग. सिंबलिज्म क्या है. क्रो किसको सिंबलाइज किया स्टूडेंट्स. क्रो सिंबलाइज किया बैड लक को, सॉरो. हेमलॉक ट्री किसे सिंबलाइज किया, पॉइजनस प्लांट को, जो डेथ को सिंबलाइज करता है. डस्ट ऑफ स्नो किसे सिंबलाइज किया, नेचर्स जेंटल हीलिंग पावर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो समझेंगे कि भाई डस्ट ऑफ स्नो भी सिंबलाइज किया इसको, नेचर्स जेंटल हीलिंग पावर. आगे की बात करेंगे हम लोग अब. इंजॉयमेंट क्या है. इंजॉयमेंट occurs when a sentence continues beyond the end of a line or a stanza without punctuation. ध्यान से देखिए. The entire poem consists of single sentence spanning across all 8 lines without any full stops until very end, creating a continuous fluid line. Rhythm, यानी कि इस लास्ट में ही पंक्चुएशन मार्क का यूज होगा, पहले नहीं. आयरनी क्या है. देयर इज सिचुएशनल आयरनी. आयरनी ये है कि हेमलॉक ट्री को पोएट ने पॉजिटिवली यूज किया, क्योंकि हम लोग इसे नेगेटिव सोचते हैं, राइट. क्योंकि है ये पॉजिटिव बट वी थिंक अबाउट नेगेटिव, राइट. नाउ व्हाट, we talk about poet's day from being ruined. Irony ये है, the poet says that my day is being wasted, but again he becomes positive under a tree of hemlock and with the help of crow. यानी कि crow जिसको नेगेटिव माना गया और hemlock tree जिसे पॉइजनस माना गया,
उसकी वजह से पोएट पॉजिटिव फील करते हैं. So this is what the part of the poetic device. Again, let's go for the next one. Synecdoche क्या होता है समझेंगे. Synecdoche is a figure of speech in which a part is made to represent the whole. Meaning, has given my heart a change of mood. So ये heart नहीं था केवल, but his entire mind, body and spirit were changed. यानी कि these definitions मैच करेंगे कि a part is made to represent whole. See, ये मूड वर्ड और ये हार्ट वर्ड कंप्लीट पोएट को रिप्रेजेंट करता है, उनके बॉडी को, उनके स्पिरिट को, उनके थॉट को. इसलिए सिनेक्डोट कहा जाता है. इसको याद करें, इसको याद रखेंगे, दिमाग में रखिए. सो ये था आज का आपका पोम, एडीएस एडवर्ड्स मैं देवेंद्र दुबे. मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि जितना डिटेल एक्सप्लेनेशन हो सके मैं आपको अवेलेबल कराऊं, जितना ज्यादातर चैप्टर प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट हो सके मैं करूं. As my video is not on, there's some reason behind, you can say, right? Uh, but I want you all to learn the poem very perfectly in a proper way, ताकि कोई डाउट्स हो क्लियर हो सके. इस स्लाइड्स में लगभग मैंने टोटल पार्ट्स कवर करने की कोशिश किया है. तो आप एडीएस एडवर्ड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर कीजिए. मैं आपको श्योर करता हूं कि अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको और कहीं भी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डियर स्टूडेंट्स, we talk about a trend. In terms of trend, we can say that the video is should be little bit decorative nowadays as the animation is going on. बट मेरा कंसंट्रेशन है कंटेंट आपको मिले और आपका तैयारी बेहतर हो. आप इतना अच्छा तैयारी करें कि आपको 10th क्लास का अच्छा स्कोर हो. अब इसका जो नेक्स्ट ईयर वाइज क्वेश्चन है और उनको लिखना कैसे है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको शो करने वाला हूं कि बोर्ड में आंसर कैसे लिखा जाता है. हर तरह का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है और जिसके बेस पर आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं. सो दैट्स नो, आज कंप्लीट हुआ. अगेन आई रिपीट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तैयारी कीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे टू ऑल. टेक केयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.